पुलिस का काम भी जन सेवा का ही है और राजनीति का काम भी जन सेवा का है, इसलिए कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जनता या तो इस बार हो जाएगा या उसकी शादी वादी होने वाली वो भी रुक जाएगी या उसको आत्महत्या की तरफ बढ़ना पड़ेगा। मानसिक डिप्रेशन आ जाता है। कुल मिला के बात यह है, तो हम तो वंशवाद के खिलाफ हैं, नहीं बगावत नहीं करूँगा। पार्टी के साथ हाँ, पार्टी का जो हुक्म होगा, पार्टी का जो निर्देश होगा पालना करें। भारत देश में सबसे ज्यादा पॉलिटिकल मनोरंजन का साधन जो है या स्टेट का है वो है राज्यसभा। ऐसा इसलिए क्योंकि आए दिन इस यहाँ पे एक रीत रही है कि एक बार बीजेपी राज करती है और एक बार कांग्रेस अपनी सरकार बनाती है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी चल रहा है पीक एरिया किसका, वो है चुनाव होगा। चुनाव चंद समय में बाद में है और सर पे चुनाव है। कांग्रेस सत्ता पक्ष में है, बीजेपी लगातार अपना पक्ष मजबूती से निभा रही है विपक्ष के तौर पे। सबसे बड़ी बात यह है मनोरंजन के अंदर, मैंने इसलिए कहा आपको क्योंकि पिछले दिनों 2020 में कांग्रेस में 2 खेमे थे, पहला गहलोत खेमा और दूसरा पलट खेमा। सरकार गिराने तक की नौबत आ गई थी, विधायकों को मानेसर भेज दिया गया था दूसरे गुट द्वारा। लेकिन हम इन पर नहीं जाते हुए हम दिखा रहे हैं हमारी इस कड़ी में विधायकों की राय मुसारी या विधायकों से चर्चा। आज हम बैठे हैं खंडेला विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर हम बात करेंगे रिटायर्ड आईपीएस और बीजेपी से खंडेला उम्मीदवार श्रीमान रामदेव सिंह खैरवा से। हम जानेंगे उनकी प्लानिंग क्या है, उनका क्या मोटिव है या इंटेंशन क्या रहा है चुनाव में आने का। सबसे बड़ी बात जो सबसे गंभीर समस्या है पेयजल समस्या, उसको लेकर उनसे राय मशवरा करेंगे। देखिए सर, आपका बहुत स्वागत है पहले तो हमारे चैनल में। थैंक यू, आपका स्वागत है। थैंक यू, आपने याद किया मुझे। एक सवाल ये सामने आ रहा है मेरा आपसे कि आप रिटायर्ड आईपीएस हैं, पुलिस से राजनीति में जाना बहुत बड़ा एक डिफरेंट हो गया, क्योंकि उस समय आप पुलिस के पद पे मंत्रियों के सामने सैल्यूट देते हैं, आज आप खुद मंत्री बनने जा रहे हैं, मंत्री की कवायद रास्ते पे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस का काम भी जन सेवा का ही है और राजनीति का काम भी जन सेवा का है, इसलिए कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जनता के जो समस्या है उनको एड्रेस करना, और पुलिस का भी काम यही है कि गरीब का या जो जरूरतमंद है, जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, उसकी समस्या का निदान करना, समाधान करना। इसलिए ऑलमोस्ट बराबर से हैं। क्या मानस बनाया आपने, मानस क्यों बनाया है राजनीति में? मानस देखिए, मेरे परिवार की भी पृष्ठभूमि में इसमें है। 1995 से मेरी वाइफ पंचायती राज संस्थाओं में लगातार 20 साल तक प्रतिनिधित्व करती आई है। 1995 में हमने चुनाव लड़ा था, तो वर्तमान में एमएलए, उसमें भी एमएलए थे महादेव सिंह जी की पत्नी के, धर्म पत्नी जी के सामने चुनाव लड़ा था, हमने जीता था। उसके बाद में 4 लगातार चुनाव जीते हमने। 3 बार पंचायत समिति का चुनाव जीता, 1 बार जिला परिषद का चुनाव जीता। आखिरी चुनाव में भी हम यहाँ के कद्दावर नेता थे, पूर्व प्रधान स्वर्गीय श्री हनुमान सिंह जी आर्य, उनकी पत्नी को भी हराया था, और दोनों को उनके पैतृक क्षेत्र में हराया था हमने। हमारा गांव तो दूसरी तरफ पड़ता था क्योंकि वो आरक्षित सीट थी हमारे गांव की तरफ, इसलिए हमने दोनों को वहां से हराया था। तो लोगों ने हमारे को बड़ा स्नेह दिया और हमारे विश्वास देता है, इसलिए हमारा मानस रहा कि हम इस फील्ड में भी अपन काम करें। उससे पहले मैं 9 साल तक पशुपालन विभाग में डॉक्टर रहा था। यहाँ पे मैंने बहुत जन सेवा करी, मैंने दिन और रात में पशुओं की सेवा करी। 9 साल तक मैं यहाँ पर रहा जिला में पशु चिकित्सा के पद पर। उसके बाद में 1991 में 1991 में पुलिस सेवा में, राजस्थान पुलिस सेवा में मेरा चयन हुआ। उसके बाद में मैं 2002 में मेरा एडिशनल एसपी में पदोन्नति हुई, और 2013 में मैं आईपीएस में भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नत हुआ। तो इसलिए मैं हमेशा लगातार जनता से भी जुड़ा रहा, और मेरा परिवार और मेरी पत्नी की वजह से मैं राजनीति में जुड़ा रहा। वो काम करती थी यहाँ पे, परिवार के और लोग भी, मेरे भाई बंधु भी काम करते थे। मेरे बड़े भाई सरपंच भी रहे यहाँ पे, रामेश्वर लाल जी, पंचायत के सरपंच भी रहे। और हमारा परिवार एक अच्छा परिवार था, खाता पिता परिवार, जो किसानी परिवार होता है गाँव में, इस हिसाब से था। सबका स्नेह था, हम सरल आदमी थे, और सबसे मिलनसारिता थी सभी जातियों से, सभी लोगों से। हमारा प्यार मोहब्बत आज भी है, उसमें भी था, आगे भी हमारा रहेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि पॉलिटिकल और पुलिस लाइन में कितना अंतर मानते हैं कार्यकाल को लेकर, कार्य करने के तरीकों को लेकर? देखो, मैं मेरे दृष्टिकोण से तो मानता हूँ कि सब में पारदर्शिता होनी चाहिए, पॉजिटिविटी भी होनी चाहिए, सकारात्मकता और पारदर्शिता भी होनी चाहिए, ईमानदारी भी होनी चाहिए। लेकिन इसमें मेरा तो ये व्यक्तिगत मैतक्य है, लेकिन मेरा मानना ये है कि पुलिस ऑफिसर थोड़ा सा डिसिप्लिन होता है, और डिसिप्लिन लाइफ होती है, दिनचर्या उसकी डिसिप्लिन होती है, और पॉलिटिकल लाइफ थोड़ी सी हैपेजर्ड होती है। डिसिप्लिन की बात की आपने, मैं ये ही जानना चाह रहा हूँ कि पॉलिटिक्स को गंदी राजनीति के नाम से जाना जाता है। जनता की बात कर रहे हैं
और हाँ। आप एक पुलिस IPS रह चुके हैं, तो कितना अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं इस लाइन में? नहीं, कंफर्टेबल यूँ है कि आप डिसिप्लिन रह करके भी जनता की सेवा कर सकते हो। आप साफ-सुथरी राजनीति करो, झूठ मत बोलो, सकारात्मक सोच रखो, सबको साथ लो, सबकी निस्वार्थ भाव से सेवा करो, पारदर्शी काम तरीके से काम करो, जो होने वाला है काम कर दो, उसका बिल्कुल तत्काल देन एंड देयर करो, झूठ मत बोलिए और जो नहीं होने वाला उसके बारे में समझाइए उनको, कोई तरीका है, कोई रास्ता है, कोई कोई कोर्ट से रेमेडी है। वो चीज़ बताने वाली बात है, समझ जाते हैं सारे लोग। मेरे को कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, अभी भी कंफर्टेबल हूँ और जॉब में भी कंफर्टेबल था। सर, हाँ। वो बात ये सवाल ये था कि सरकार लगातार दावे कर रही है, कांग्रेस सरकार की सरकार रिपीट होगी राजस्थान में, और जो रीत चली आ रही है 20 सालों से उसको तोड़ा जाएगा। वहीं बीजेपी है, वो अपना पक्ष विपक्ष से मजबूती से निभा रही है, वो कह रही डिलीट होगी। क्या मानते हैं कि आप, हालांकि ठीक है आप बीजेपी के उम्मीदवार हैं तो आप बीजेपी पक्ष बोलेंगे, लेकिन जो भी एनालिसिस आपने किया है अभी तक बताएं थोड़ा। देखिए, सरकार किसी भी हालत में रिपीट नहीं होगी। बीजेपी 150 सीटों से ज़्यादा के ऊपर क्लियर मैंडेट के साथ में आएगी। सर 170 सीटों का दावा आपके कदाव नेता कर चुके हैं, आप 20 कम कर रहे हैं। नहीं 170 मान लीजिए, 170 मान लीजिए, 180 मान लीजिए। मैं तो कह रहा हूँ कि इनके एक बस में, मिनी बस में बैठने वाले लोग बचेंगे, जो इनकी पार्टी के लोग जीतेंगे। कांग्रेस पूरी बस में भी ले जाएंगे आप? हाँ, पूरी बस नहीं, मिनी बस। हाँ, मिनी बस। मेरा कहना ये है कि इसकी वजह से सरकार के परिवर्तन के लिए जो आह्वान किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसके भी बहुत लॉजिकल रीजंस हैं। परिवर्तन इसलिए कि एक तो भ्रष्टाचार राजस्थान में इतनी चरम पे है कि आज एमएलए, हर विधायक एक एमएलए का चीफ मिनिस्टर का रूप में वो काम कर रहा है। तो छोटे मोटे जो भी तबादले होते हैं और होते हैं, सब में भ्रष्टाचार के अलावा कोई सामान्य रूप से काम नहीं होता। मेरा यहाँ 2 बड़े कस्बे हैं, खंडेला है, रींगस है, तीसरा कामठ है। तो यहाँ पे जो थाना है, तहसील है, बिजली का दफ्तर है, पानी का दफ्तर है, या कहीं पंचायत समिति है, कहीं पे भी कोई काम, नगर पालिकाएं हैं, दोनों नगर पालिकाएं डंपिंग यार्ड सा एक बनी हुई है, बिना पैसे कोई काम नहीं होता। रींगस की नगर पालिका तो कोर्ट कचहरियों में घूम रही है, कभी से बंद, कभी कोई स्थिर आता है, कभी कोई करता है, उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी बीच बीच में आते हैं। और खंडेला में भी यहाँ बिना कोई आपका वेट रखे कोई काम होता नहीं। ऐसे में जनता बहुत त्रस्त है। और दूसरा यहाँ की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, पीने के पानी की समस्या, आज भी चौथे दिन नल आता है। मेरे भी तो टैंक बना रखा है, टैंकर से लोग पानी डलवाते हैं। गांव में भी ये समस्या है, यहाँ पे भी ये समस्या है। और गांव में तो दूसरी समस्या और है, जब पानी यदि है तो भी वो क्वालिटी का पानी नहीं है, फ्लोराइड युक्त पानी है। तो फ्लोराइड युक्त पानी से भी दूसरी बीमारियां, जो बोन्स की डिजीजेज होती हैं, वो काफ़ी हो रही हैं। कुबड़ापन, दांतों का खराब होना, पीलापन होना, तो ये सारी बातें हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी त्रस्त है कि ये सरकार बदले। और भ्रष्टाचार का तो इतना होगा, युवाओं के साथ में जो कुठाराघात हुआ, आपको पता होगा, 19 परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। इसमें ईडी को भी आना पड़ा। इतना भ्रष्टाचार, ये इतना हाई लेवल का करप्शन हुआ, RPS के मेंबर अरेस्ट हो गए। तो बताइए, जो रिक्रूटिंग एजेंसी है, यदि वही लोग इसमें डायरेक्टली लिप्त हो जाते हैं, तो फिर एक आम बच्चा जो बेचारा मेहनत करता है, गरीब तबके का, बड़ी मुश्किल से माँ बाप पेट काट करके उसको पढ़ाते हैं, कोचिंग अटेंड करता है, वो तैयारी करता है, फिर उसके सपने 2 साल बाद में एकदम से शटरिंग उसकी हो जाती है, एकदम से गिर जाते हैं, उसके चकनाचूर हो जाते हैं। तो उसकी स्थिति देखिए, वो बेचारा क्या करे उसको, या तो इस बार हो जाएगा, या उसकी शादी वादी होने वाली वो भी रुक जाएगी, या उसको आत्महत्या की तरफ बढ़ना पड़ेगा। मानसिक डिप्रेशन आ जाता है। कुल मिला के बात यह है। तो इस सरकार ने जो वादे किए थे, उन्होंने वादे किए थे किसानों की कर्जे माफ कर देंगे, युवाओं को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, सारे वादे इनके फेल्योर रहे हैं। तो आज जो घोषणा कर रहे हैं 6 महीने में, जो फ्री बीज का जो इनके जो मुफ्त में बांटने, रेवड़ियां बांटने का काम कर रहे हैं, ये भी कोई कमीशन खोरी का काम है। आज जो अन्नपूर्णा पैकेट्स हैं, उनकी आप क्वालिटी देखिए, सारे क्वालिटी जो इनके सैम्पलिंग थे, सारे फेल हुए हैं वो। तो जो भी चीज़ कर रहे हैं, इतने पुअर क्वालिटी कर रहे हैं, तो उसका आम आदमी को ही खामियाजा उठाना पड़ेगा। अपना टैक्स का पैसा है, वो इस तरह से ये बंटा ढाल कर रहे हैं। और आज इतने बाद इनका ओवर ड्राफ्ट कितना बढ़ गया। इनका ओवर ड्राफ्ट 15,000 करोड़ था जब इनको गहलोत साहब को चाबी दी थी खजाने की, आज 45,000 करोड़ है। और अब ये फ्री बीज जो रेवड़ियां हैं, इसका 25-30 हजार और बढ़ जाएगा। तो खर्चा स्टेट के ऊपर बढ़ा, आम आदमी के ऊपर बढ़ा। आम आदमी का टैक्स का पैसा है, किसी का निजी पैसा नहीं है। तो ऐसे में, और करप्शन तो आप देखिए कि आपके शासन सचिवालय में करप्शन की अड्डा बन गया। अलमारी में सोना मिलता है, हेवी कैश मिलता है, तो ये करप्शन की चीजें हैं। एक सवाल ये कि आपकी पार्टी में गुटबाजी भी चल रही है कहीं ना कहीं,
राजेंद्र राठौड़ और वसुंधरा दो पार्टी दो गुट बन चुके हैं। देखो ये ना तो मेरे लिए कंसर्न है, मैं तो बीजेपी का एक साधारण कार्यकर्ता हूं। बीजेपी के उम्मीदवार हो इसलिए आपसे नहीं, मैं मेरे को गुटबाजी आप मानते हैं कि दो गुट हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ पार्टी एकजुट। तो अभी आप पार्टी के साथ आप पार्टी एकजुट है? हाँ, मैं तो ये मानता हूँ पार्टी बीजेपी मेरे लिए तो यही पार्टी है और मैं बीजेपी का सिपाही हूँ। मैं जो भी पार्टी का हुक्म होगा पार्टी के हुक्म के मुताबिक काम करूँ। इस तरह की बात करती भी नहीं रहे, हम इन चीजों को प्रोपोगेट भी नहीं करते, हम इन चीजों को आगे भी नहीं बढ़ाते क्योंकि ये सोनिया जी का। ठीक है, विकास के मुद्दों की बात कर लें। फ्यूचर में प्लानिंग क्या रहने वाली है विकास को लेकर के? मेरा तो सबसे बड़ा तो इश्यू यही है क्षेत्र के लिए। पहले तो यहाँ ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम है, पानी पीने के पानी की समस्या है। कुंभाराम लिफ्ट योजना से कई बार डीपीआर बन गई, लेकिन पिछले 20 साल से हम डीपीआर ही सुनते आ रहे हैं, ये ड्राफ्ट बन गया, ये बन गया, अप्रूव हो जाएगा, वो हो जाएगा। आसपास के जिलों में जैसे आपका नागौर पड़ता है जोनिंग हमारे, और दूसरा इधर झुंझुनू उदयपुर सारे पड़ते हैं, यहाँ तक पानी आ चुका। हमारे तो इनके दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यूँ बनी कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो भी यहाँ की नुमाइंदगी जिस समय भी जो कर रहे थे पिछले 50 साल थे, तो उन्होंने टाइम के ऊपर कोई ध्यान दिया नहीं और आज भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज पानी की ड्रिंकिंग वाटर की बहुत भारी कमी है, पूरे क्षेत्र में कमी है, और साथ ही पानी की गुणवत्ता भी, क्योंकि स्थानीय पानी है उसमें फ्लोराइड युक्त पानी बहुत ज्यादा, फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जो इसका इंडेक्स है, हानिकारक इंडेक्स है फ्लोराइड का, इसलिए पानी तो इनको बाहर से करना ही पड़ेगा। आज भी 4 से 5 दिन पानी आता है, ड्रिंकिंग वाटर की बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या मैं बताऊं, रोजगार की बहुत समस्या है। यहाँ पे किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, ना तो कोई यहाँ जिला उद्योग केंद्र की कोई वो है। रिको का भी एरिया था, तो रिको का एरिया भी वो डिफंक्ट पड़ा है, वो बंद ही पड़ा है। जब एक बार रिको के 1-2-4 बोर्ड लगाए थे इधर उदयपुरवाटी रोड पे, लेकिन वो कोई आगे उसमें कोई कुछ प्रोग्रेस हुई नहीं। कुछ प्लॉट्स काटे उन्होंने, एक आधी कोई छोटी मोटी यूनिट लगी, वो बंद हो गई। उसके बाद ना तो किसी ने प्रयास किया और ना इन्होंने कोई प्रयास किया। जबकि यहाँ पे पीपीसीएल हुआ करता था पहले सलेदीपुरा में, यहाँ पे काफी खनन का बहुत बड़ा स्कोप है। अब यूरेनियम का बड़ा भंडार हमारे पास में रोयल गांव में मिला है, लेकिन ये तो सारे वो पीपीसीएल चालू हुआ, बंद हुआ, यूरेनियम चालू हो रहा है, ये सारे गवर्नमेंट के अपने सो मोटो हैं। मतलब यहाँ के जनप्रतिनिधियों ना तो इसको एक्सेलरेट करने के लिए, एक्सेलरेट का मतलब इसको तेजी देने के लिए, गति देने के लिए इन्होंने ना तो कोई काम किया, ना इनका कोई सोच है, ना कोई विजन है। आज ये आप मैं बताऊं, यूरेनियम प्रोजेक्ट यहाँ बना और उसके जो क्वार्टर्स बने, जो इनके स्टाफ के क्वार्टर्स बने, वो पलसाना में बने। पलसाना में क्योंकि उनके कर्मचारियों कार्मिकों के तो लिए हो सकता है कि वो मुफीद हो, क्योंकि वहाँ रेलवे का कनेक्शन है, नेशनल हाईवे का कनेक्शन है। लेकिन चूंकि यहाँ के यदि 50 क्वार्टर 50 फैमिलीज यहाँ रहती हैं, तो उनका जो रोजमर्रा का जो परिवार चलता है, तो छोटे मोटे लोगों को रोजगार मिलता है। चाहे 100 आदमियों को रोजगार मिले, 50 आदमियों को मिले, लेकिन धीरे धीरे ऐसे रोजगार मिलते हैं। तो ये चीजों के लिए जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना चाहिए था और ध्यान देना चाहिए। और हम लोग आए, यदि मैं आया तो सारी चीजों को सेटराइट भी कर दूंगा, गवर्नेंस को भी समझता हूँ, कानून को भी समझता हूँ, और कार्य प्रणाली को भी समझता हूँ, काम की गति को, काम की स्पीड को, काम के मॉनिटरिंग को अच्छे से हम समझते हैं। बिल्कुल, ये अच्छी बात कही है, क्योंकि आप ऑलरेडी रिटायर्ड आईपीएस रह चुके हैं, तो सारा सिस्टम आप समझ सकते हैं। पॉलिटिकल में आप एंट्री कर चुके हैं। एक मेरा अंतिम सवाल आपसे ये था कि पहले आप कांग्रेस में थे, वहां से आपने ट्रांसफर बीजेपी में लिया, अब अगर बीजेपी आपको टिकट नहीं देती है तो क्या बगावत करेंगे फिर? नहीं, बगावत नहीं करूंगा, पार्टी के साथ। हाँ, पार्टी का जो हुक्म होगा, पार्टी का जो निर्देश होगा उसकी पालना करेंगे। कितना अपने आप को मजबूत मानते हैं जनता की नजरों में, पार्टी की नजरों में, टिकट के दावे में? पूरा मजबूत हूँ, मतलब 100%। मुझे 100% मैं आश्वस्त हूँ मुझे टिकट मिलेगा, क्योंकि मेरी मेरिट है, जनता के प्रति मेरा भाव है। जो सर्वे जो जनता के बीच में सर्वे पार्टी करवा रही है, सर्वे जी मेरा हमेशा अच्छा है। मेरी वाइफ 4 बार जीती है, अच्छे धुरंधरों को हराया है। तो हमारी लोकप्रियता पहले से भी, हमारे जनता का स्नेह प्यार विश्वास हमारे साथ में है, आज भी हमारे साथ में बराबर है। हमने परिवर्तन यात्रा में अच्छी यहाँ खंडेला मोड़ पे हमने गैदरिंग करी, स्वागत सभा करी। पहले भी हमने छोटी जगह पे पंचायतों के 5-5, 6-6 क्लस्टर बना करके रिंगस में, ढालिया में, चौकड़ी में हमने मीटिंग करी, खूब लोग आए। तो आज भी हमारे साथ में जनता का है, मैंडेट है, हमारे जनता के साथ है, और हम निश्चित रूप से टिकट लेंगे। एक सवाल मैंने अंतिम बोल दिया था, लेकिन जहन में एक ये भी आ रहा है मेरे कि महादेव सिंह खंडला विधानसभा से 6 से चुनाव लड़ते, अब उन्होंने अपने स्वयं चुनाव नहीं लड़ने के बाद स्टेटमेंट दिया है और अपने बेटे गिरिराज सिंह खंडला को चुनाव लड़ा रहे हैं। क्या आप भी ऐसी कुछ मान सकता है? देखिए, हमारी कोई मानसिकता नहीं है, हम तो वंशवाद के खिलाफ हैं। 50 साल से यहाँ 2 परिवारों के वंशवाद चल रहा है। उनके जैसे गोपाल सिंह जी बने, फिर बंसी जी बने, बंसी जी का बेटा तैयार है, चुनाव लड़ लिया, हार गया। और महादेव सिंह जी बने, उनकी पत्नी बनी, अब उनका बेटा तैयार है।
पहले हार गए एमएलए में, फिर दोबारा वो कर रहे हैं।